हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सूरज स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। तो आप सभी जान रहे हैं कि यूजी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैंने हिस्ट्री के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए और याद कीजिए। तो क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसका उत्तर देखिए। चलिए, लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए उत्तर देखते हैं। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इल्बर जाति का तुर्क था। उसका पिता इलक खा एक कबीले का सरदार था। यहाँ मिस्टेक है। उसका राजनीतिक जीवन ऐबक के दास के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी की अनुशंसा पर उस ऐबक ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। दिल्ली का शासक पर बनने पर ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ करा दिया और उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया, जो कि उस समय में एक महत्वपूर्ण पद था। बदायूं में ही इल्तुतमिश को आराम शाह के विरोधियों के द्वारा गद्दी पर अधिकार प्राप्त करने का निमंत्रण मिला। यानी कि दोस्तों, इल्तुतमिश का वास्तविक नाम था जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसका पिता एक कबीले का सरदार था, इलक खा। और इल्तुतमिश का जो वास्तविक जीवन था वो ऐबक के दास के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन यहाँ पर ये होता कि मोहम्मद गोरी के कहने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐबक जब गद्दी पर बैठता है तो इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह करा देता है और उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त करता है, जो कि उस समय बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद था। और इसमें होता है क्या कि आराम शाह के ऐबक के पुत्र यानी कि आराम शाह, अब आराम शाह जब गद्दी पर बैठते हैं ऐबक की मृत्यु के बाद, तो आराम शाह के विरोधियों ने ही इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने का निमंत्रण दिया था। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यारोहण। ऐबक की मृत्यु होने पर दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, परंतु आराम शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है, इसलिए दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया था। अब ऐबक की मृत्यु होने पर दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, और इसलिए आराम शाह लेकिन एक अयोग्य शासक था, इसलिए दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने के लिए निमंत्रण दिया। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था। बदायूं से आकर इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण किया और आराम शाह को जड़ इसको युद्ध में हराकर दिल्ली का शासक 28 अप्रैल 1211 ईस्वी में बना। उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई और निजामुद्दीन जुनैदी को प्रधानमंत्री बनाया। इल्तुतमिश की कई पत्नियां थीं, परंतु हम उसके दो मुख्य पत्नियों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु हम इसके दो पत्नियां का उल्लेख करेंगे। एक का नाम तुर्कान खातून। इसी तुर्कान खातून ने रजिया सुल्तान का जन्म हुआ, और ये जो रजिया सुल्तान थी यह भारत की पहला महिला शासिका थी। और एक पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह था। दूसरी पत्नी का भी नाम शाह तुर्कान थी। इसके भी 2 पुत्र थे। इसके बारे में, राज्यारोहण के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं। उपाधियाँ। इल्तुतमिश ने 4 उपाधियाँ ली थी, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसकी उपाधियाँ पढ़ते हैं। इल्तुतमिश अपने आप को भूमि का रक्षक कहता था। इसका पहला उपाधि था, वह अपने आप को भूमि का रक्षक कहता था। इल्तुतमिश अपने आप को भूमि का रक्षक कहता था। तो चलिए इसका दूसरा है, इल्तुतमिश की दूसरी उपाधि ईश्वर के सेवकों का सहायक था, और तीसरी उपाधि अमीर उल उमरा की उपाधि धारण की थी, तथा चौथी उपाधि सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। उसने एक संगठन का निर्माण किया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी या 40 दल के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने एक
दल का निर्माण किया जिसे 40 दल के नाम से जाना जाता है, और इस दल के सदस्यों को सभी बड़े पदों पर नियुक्त करके इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ या मजबूत कर लिया। इल्तुतमिश ने एक संगठन का निर्माण किया था जिसे 40 दल या तुर्कान-ए-चहलगामी के नाम से जाना जाता, और इस दल के सभी सदस्यों को उसने बड़े पदों पर नियुक्त किया जिससे उसकी शासन में बहुत ही मजबूत हो गई। चलिए इसका मंगोल आक्रमण को पढ़ते हैं। मंगोल आक्रमण। महान मंगोल विजेता चंगेज खान जब ख्वारिज़्म के ऊपर आक्रमण किया तो ख्वारिज़्म आक्रमण से भयभीत होकर बगदाद की तरफ भाग गया, लेकिन ख्वारिज़्म के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी बगदाद की तरफ ना भागकर भारत की ओर आया। चंगेज खान मंगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा। मंगबरनी इल्तुतमिश से सहायता मांगा, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए मंगबरनी को कोई सहायता नहीं दी। उसके आचरण से चंगेज खान संतुष्ट रहा और उसने भी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार भयंकर संकट आसानी से टल गया। जब चंगेज खान ख्वारिज़्म के ऊपर आक्रमण करता है तो ख्वारिज़्म आक्रमण से भयभीत होकर बगदाद की तरफ भाग जाता है, लेकिन ख्वारिज़्म के एक पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी बगदाद की तरफ ना भागकर भारत की तरफ आया, और चंगेज खान भी इसका पीछा करते आ गया, और मंगबरनी जो है इल्तुतमिश से सहायता मांगने के लिए चला गया, और इल्तुतमिश ने कूटनीति से कार्य करते हुए चंगेज मंगबरनी को सहायता नहीं दी। इसलिए चंगेज खान भी इसके आचरण से संतुष्ट रहा और उसने भी इल्तुतमिश पर आक्रमण नहीं किया। तो इसलिए इसका पॉइंट खत्म होता। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी कौन कौन थे इसके बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के तीन प्रतिद्वंदी थे, यल्दोज, कुबाचा और अली मर्दान। इल्तुतमिश ने कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा दी। इल्तुतमिश ने कुबाचा से आपसी संघर्ष को मिटाने के लिए अपनी बहन से शादी करवा दी, परंतु इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच युद्ध हो जाती है, जिसमें कुबाचा की हार हो जाती है, और हार के कारण उसने सिंध नदी के किनारे आत्महत्या कर लेता है। जिसने अब इसमें फिर भी इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच युद्ध होती है, जिसमें कुबाचा हार जाता है और हार के कारण आत्महत्या कर लेता है सिंध नदी के किनारे। यल्दोज की पुत्री से इल्तुतमिश अपना विवाह कर लेता है, लेकिन यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ जिसे तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके दूसरे प्रतिद्वंदी कौन? यल्दोज। यल्दोज की पुत्री से इल्तुतमिश अपना विवाह कर लेता है, लेकिन फिर भी यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है जिसे तराइन का तृतीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इसमें यल्दोज हार जाता है। इल्तुतमिश का एक और प्रतिद्वंदी अली मर्दान था। यह उस समय बंगाल का शासक था। इल्तुतमिश बंगाल के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। इस प्रकार अपने राज्य को इल्तुतमिश सुदृढ़ और सुरक्षित बना लिया। अब इल्तुतमिश तीनों के ऊपर जब युद्ध जीत गया तो उसने अपने शासन को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बना लिया। इसका अगला पॉइंट है इक्ता व्यवस्था। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है। इक्ता व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम लागू करने वाला इल्तुतमिश था। इक्ता का मतलब होता था कि वेतन के बदले भूमि देना। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन ना देकर के भूमि दिया। इस प्रकार इस व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है सैनिक व्यवस्था। इसको मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, ज़्यादा लंबा लिखने से आपको टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको कम पॉइंट में लिखा है। सैनिक व्यवस्था दिल्ली के सल्तनत के आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने शाही सेना हस्म-ए-कल्प रखने का विचार दिया। इसके अगला पॉइंट है विजय। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल के दौरान कई विजय की थी। उसने गोविंदराज को 1226 ईस्वी में हराकर रणथंभौर की विजय की।
इसके बाद 1231 ईस्वी में मंगलदेव मलय वर्मा को हराकर ग्वालियर विजय की। इल्तुतमिश ने उज्जैन का महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसने दो आब के आर्थिक महत्व को समझा। इल्तुतमिश की अंतिम अभियान 1236 ईस्वी की बामियान का अभियान किया था। अब इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था देखते हैं, उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए था तो लाल वस्त्र धारण कर लेता था। लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था। इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 शेर पड़े रहते थे। यदि कोई व्यक्ति न्याय से पीड़ित रहता था तो जाकर उन शेरों के गलों में घंटी को बजाता था, जिससे उस व्यक्ति को न्याय मिलता था। इस व्यवस्था को इब्न बतूता ने वर्णन किया था। यानी कि दोस्तों इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए था तो वो लाल वस्त्र धारण करता था। लाल वस्त्र जो था वो न्याय का प्रतीक था। और इल्तुतमिश के महल के सामने जो दो शेर संगमरमर के शेर पड़े थे और उनके दोनों शेरों के गले में घंटी थी। और यदि कोई व्यक्ति न्याय से पीड़ित रहता था तो जो शेर को घंटियों को बजाता था, जिससे उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता था। इसका अगला पॉइंट है मुद्रा व्यवस्था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी लेख युक्त सिक्के चलाए थे। इसने सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा चलाई थी। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 2 प्रकार के सिक्के जारी किए जिन्हें टका और जीतल कहते थे। इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी लिपि में अंकित था। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए, टका और जीतल, और इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी लिपि में अंकित था। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य को देखते हैं। 1231-32 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण किया। उसके बाद उसने बदायूं में जमा मस्जिद, हौज-ए-सल्स और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक मदरसा का निर्माण करवाया जिसे मदरसा-ए-मुइज़ी के नाम से जाना जाता था, जो भारत का प्रथम मदरसा था। और इसने दिल्ली में मकबरे का निर्माण करवाया था। इस तरह उसने कई निर्माण कार्य किए हैं। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या होता है। उत्तर भारत में तुर्क की सत्ता के विकास में इल्तुतमिश का उल्लेखनीय योगदान है। उसने नवजात दिल्ली सल्तनत को न केवल विघटन से बचाया बल्कि उसे एक सुदृढ़ अस्तित्व प्रदान किया और उसके क्षेत्रों का विस्तार किया। उसने मंगोल आक्रमण के भीषण संकट से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखा। अब उसके निष्कर्ष में क्या निकलता है कि उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया दिल्ली सल्तनत को। उसने दिल्ली सल्तनत नवजात से एक महत्वपूर्ण शासन बनाया है और उसने मंगोल आक्रमण से बचाया, जबकि सभी शासक मंगोल आक्रमण के कारण नष्ट हो गए थे। चलिए वीडियो की शुरुआत, तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर ख़त्म होता है। चलिए।